गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इससे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट some key features of Indian constitution and the very first point is federalism. We already discussed about the federalism, but today we will start our topic from this point. Okay, so the very first thing is what is the meaning of federalism? देखिए, संघवाद इसको हिंदी में कहते हैं संघवाद। और संघवाद की मीनिंग क्या है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। देखिए, संघवाद का ये मतलब होता है कि हर लेवल पर एक सरकार का एक अलग प्रकार होना चाहिए। देखिए, जैसे केंद्र के स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना। एक केंद्र के स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, राज्य के स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट होती है, और पंचायती राज स्तर पर पंचायती राज होती है। ठीक है, पंचायती राज काम करती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, इसको कहते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब होता है कि this refers to the existence of more than one level of government in a country. In India, we government at the state level, at the center, and also at the पंचायती राज on the third tier of the government. ये बात जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। And you have read about in class 6 about the functioning of the state government. Give me a second. वी हैव मतलब हमने क्लास 7th में ऑलरेडी जो है स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में पढ़ लिया है ना। अभी हम इसे थोड़ा सा और आगे देखेंगे। देखिए, द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया meant that a system of government needed to be diversified and that did not involve only by person sitting in the capital of New Delhi. And देखिए, इसमें सीधा सीधा मतलब यह है कि फेडरलिज्म क्या करता है कि जो हमारी हमारी हमारे देश की जनता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार का है ना। अब बिहार के लिए, बिहार में लोगों की आवश्यकता क्या है, उसको उसके लिए जो कानून बने, अगर वो कानून न्यू दिल्ली से बने, है ना, अगर वो कानून न्यू दिल्ली से बने तो क्या वो कानून ज्यादा तार्किक होगा, या कोई व्यक्ति जो बिहार में है और बिहारी कंडीशन जान रहा है वो वहां पर कानून बनाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो इस वजह से हमने फेडरलिज्म को अपनाया, ताकि जो पावर है वो क्या हो, वो पावर थोड़ा सा डिवाइड हो जाए और हमारे शासन प्रशासन करने में एक थोड़ी सी इजीनेस हो, मतलब हम थोड़ा सा आसानी से शासन कर सके। इसके लिए हमने फेडरलिज्म को अपनाया। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि जो दिल्ली में बैठा है वही सबके लिए कानून बना रहा हो, ऐसा ना हो। ठीक है, इंस्टेड it was a very important to have another level of government in the state so that decision could be made for the particular area. मतलब कि अगर जो डिसीजन बनाने वाला है वो उसी राज्य से है या उसी जगह से है, तो उसके जो डिसीजन होंगे वो पर्टिकुलर एरिया को देखकर बनाएंगे कि हमारा या ये जो एरिया है, मान लीजिए कि एक कोई रीजन है हरियाणा का, यहाँ पर मान लीजिए रोहतक है ना। अब रोहतक में बस स्टैंड है। अब रोहतक को सबको पता है कि रोहतक में अगर एक बस स्टैंड बना देंगे तो ये क्या करेगा, ये चारों तरफ को यहाँ से यहाँ तक ऐसे कनेक्ट कर देगा, है ना। अब लेकिन होता क्या है, मान लो ये अब न्यू दिल्ली से बन रहा है ना। अभी न्यू दिल्ली से मतलब केंद्र सरकार इसको बना रही है एक बस स्टैंड हरियाणा में। अब इसने बना दिया भिवानी में। अब भिवानी आउटर है, भिवानी से केवल आप हिसार की तरफ जा सकते हो और चारों तरफ कनेक्ट नहीं होंगे, और कनेक्ट हो गए भी तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या होगा कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिसको ये पता है कि रोहतक जो है, रोहतक में अगर हम बना देंगे तो रोहतक से लोगों को आने जाने में ज्यादा आसानी होगी, है ना, और ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा सरकार के लिए। तो इस वजह से जो है फेडरलिज्म का ये जो मॉडल है वो डिफरेंट लेवल पर गवर्नमेंट्स को रखता है, जो अपने पावर्स को एंजॉय करते हैं और पर्टिकुलर एरिया के लिए कानून बनाते हैं। while each state in the India enjoys autonomy in exercising power on certain issues, subject of the national concern requires to that all of these states follow the laws of the central government. लेकिन देखिए, जो सभी राज्य सरकारें होती हैं उनके सबके अपने पावर डिफाइन किए गए हैं कि आपकी ये शक्तियां हैं, है ना। देखिए, एक जो अभी आप लोग को तो नहीं पता होगा, एक है 7th शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल होते हैं। अब 7th शेड्यूल में ये बताया गया है, 3 लिस्ट दी गई है कि राज्य सरकार क्या काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट, और एक दिया गया है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि इस पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लिस्ट दी गई है ना 7th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट है वो उस पर काम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है। जैसे इसमें काम करने के लिए क्या क्या दिया है,
देखिए राज्य सरकार के पास अपनी पुलिस है, अपना जमीन है ना। तो ये अब राज्य गवर्नमेंट है तो राज्य सरकार क्या करेगी, अपने पुलिस का चाहे जैसे प्रयोग करे, अपनी जो भूमि है वो किसी को भी दे दे और कैसे भी दे दे, ये उसके ऊपर है। मतलब कानूनन रूप से दे, ऐसा ना कि संविधान के उधर से हट के नहीं दे सकती, संविधान के अंतर्गत ही दे। तो भूमि पर किसका वो होता है, अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट का। पुलिस पर किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। इसका जो ऐसा प्रयोग है वो ऑटोनॉमस रूप से कर सकती है, मतलब आजादी से कर सकती है, ठीक है। लेकिन जब मामला नेशनल इशू का होगा तो केंद्र सरकार नेशनल इशू पर जो बात कहेगी उस बात को राज्य सरकारों को मानना पड़ेगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इशू दैट ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन। मतलब ये जो मैंने आपको बता दिया ना, यहाँ पर सारी लिस्ट बताई गई है और इन पर जो है सभी कानून बना सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम द वर्क टू दैट इट डज। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर सरकारें हैं उनको काम करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा कैसे आएगा और वो पैसा कैसे मिलेगा। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट merely एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर ऑटोनॉमी ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। मतलब जो राज्य सरकारें हैं वो फेडरलिज्म में किसी भी तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं है। ये सारी जो राज्य सरकारें हैं ये अपने आप में ऑटोनॉमस है, यानी इंडिपेंडेंट टाइप की हैं। ये अपने जो इनकी लिस्ट है इस पर ये कानून बना सकते हैं, इस पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो फेडरलिज्म का मॉडल है इसमें केंद्र सरकार मुख्य भूमिका में तो है लेकिन शासक की भूमिका में नहीं है ना, ठीक है। ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉ एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो भारत की जो जनता है उसके जो लोग हैं वो इनके द्वारा बनाए गए कानूनों पर चलेंगे, चाहे वो राज्य सरकार ने कानून बनाया हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया तो आप नहीं मानेंगे। देखिए महामारी है, महामारी में कुछ कानून आपके हरियाणा सरकार ने बनाया और कुछ कानून जो है केंद्र सरकार ने बनाया। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों लोगों के जो कानून थे उन सभी को माना है ना। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। सो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और जहां पर हम इसके आगे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में विस्तार से देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है ना, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।